हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और मैं अभिषेक शंकदार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और इसके लिए हमने जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसका रेफरेंस लिया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्लासी का युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लासी का युद्ध आखिर क्यों हुआ। उस चीज को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो प्लासी का बैटल बेसिकली लड़ा गया था वो बंगाल के लिए लड़ा गया था। अब हमें यह देखना है कि अंग्रेज बंगाल को क्यों कैप्चर करना चाहते थे। तो देखिए, 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन मार्केट थी उसमें जो बंगाल वाला क्षेत्र था उससे और टोटल एशिया से जो व्यापार हो रहा था उसका 60% माल अकेले बंगाल से जा रहा था। मतलब 18th सेंचुरी में अगर हम यूरोप की कंडीशन की बात करें तो वहाँ जो यूरोप में माल जा रहे थे, एशिया के 60% माल अकेले कहाँ से जा रहे थे? बंगाल से जा रहे थे। दूसरा, जो बंगाल था वो कच्चे माल के उत्पादन के लिए जैसे चावल, नील, काली मिर्च, रेशमी और सूती वस्त्र, कढ़ाई बुनाई के सामान और शोरा वगैरह के लिए बहुत बड़ा उत्पादक हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1706 से 1756 तक बंगाल लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी और 2.3 करोड़ रुपए के लगभग सौदे यूरोपियन कंट्रीज से कर चुका था। 1706 में बंगाल की आबादी जो थी वो 15,000 थी और वहीं 1750 आते आते ये आबादी 1 लाख तक हो गई। इसका मतलब ये है कि वहां पर नगरीकरण बहुत तेजी से हो रहा था और जो ढाका और मुर्शिदाबाद थे वो बहुत ही घनी आबादी वाले शहर बन गए थे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है मुगल फरमान। मुगल फरमान के द्वारा बिहार और उड़ीसा को भी बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो बंगाल जो था वो इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा था, जहां पर अंग्रेज जो मुगल फरमान उन्हें फर्रुखशियार के द्वारा 1713 में मिला था, जिसे दस्तक भी बोलते हैं, उसके इस्तेमाल से वो टैक्स फ्री व्यापार भी कर सकते थे। तो इसलिए जो बंगाल था वो अंग्रेजों की नज़रों में बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब देखते हैं उस समय मुगल शासन प्रणाली क्या थी। देखिए, मुगल शासन प्रणाली बेसिकली उस समय हम देखते हैं कि मुगल जो थे वो उनकी एक तो सेंट्रल कमान थी, उसके अलावा फिर वो प्रांत, और प्रांत को उन्होंने सूबों में डिवाइड कर रखा था। और उसी सूबे में से एक सूबा था आपका बंगाल का। ठीक है। अब बंगाल के सूबे में वो दो तरीके से मेन लीडर हुआ करते थे। एक हुआ करते थे सूबेदार और दूसरे हुआ करते थे दीवान। सूबेदार जो हुआ करते थे तो वहाँ के नवाब हुआ करते थे और दीवान जो थे वहाँ के वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। ये तो हम देख चुके हैं कि बंगाल के अंतर्गत दो सूबे बिहार और उड़ीसा को भी एक मुगल फरमान के द्वारा शामिल कर दिया गया था। अब उसके पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं कि बंगाल में उस समय क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रही। देखिए, औरंगजेब के समय तक तो सब बढ़िया चलता रहा, मतलब सब चंगा सी। बट औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो जाती है तो मुगल सत्ता जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और जो लेटर मुगल एम्परर्स थे वो बहुत ही वीक थे। सही कुछ तो ऐसी कहानियां रही हैं कि एक के बाद एक साल में कम से कम 3 मुगल बादशाह भी चेंज हुए। तो ऐसी भी कंडीशन बंगाल में देखने को मिली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सेंट्रल पावर्स जो थी औरंगजेब के बाद जब वो वीक हो रही थी तो वहाँ के जो मुगल सत्ता के अधीन जो दीवान और सूबेदार थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। ऐसा ही कुछ हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हैदराबाद के संबंध में भी देखा था और अब हम यहाँ भी देख रहे हैं कि 1717 आते आते जो एक दीवान हुआ करता था बंगाल का, मुर्शीद कुली खां, उसने भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। हालांकि इन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि ये मुगल सत्ता से स्वयं को बिल्कुल स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए था ताकि अगर कोई फॉरेन अटैक्स वगैरह हों तो उस समय ये खुद को सुरक्षित रख सकें, एक छत्र इकट्ठे हो सकें, इसलिए ये कंप्लीटली फ्री अनाउंस नहीं करते थे। और जब इच्छा होती थी तो मुगल सत्ता को टैक्स वगैरह देते थे, नहीं मन हुआ तो नहीं भी भेजा। तो इस तरीके से एक तरीके से स्वतंत्र रूप से ये शासन कर रहे थे। अब देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जिसने 1717 में एक तरीके से स्वतंत्र बंगाल की नींव रखना प्रारंभ किया। तो जब मुर्शीद कुली खां वहाँ का नवाब अपने आप को घोषित करता है तो वो सबसे पहले राजधानी को क्या करता है, ढाका से मुर्शिदाबाद को ट्रांसफर करता है। दूसरा, मुर्शीद कुली खां के टाइम में किसानों को तकाबी ऋण देने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तकाबी ऋण प्रक्रिया क्या होती है कि मान लीजिए कोई किसान अपने खेत में फसल बोने जा रहा है, उसके पास धन नहीं है, तो ये क्या था, तकाबी जो था वो कृषकों को दिए जाने वाला पूर्व अग्रिम ऋण था। और ये ऐसा करने वाला पहला शासक था जिसने ये व्यवस्था प्रारंभ की।
इसके अलावा ये 1707 से 1727 तक बंगाल पर शासन करता रहा और इसके बाद इसका दामाद शाह सूजा गद्दी पर बैठा। शाह सूजा ने भी लगभग 14 साल शासन किया और उसके बाद उसका एक अयोग्य पुत्र जो है वो सरफराज गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसे एक बहुत ही योग्य जो इनका सैन्य प्रशासक था अलीवर्दी खां, वो उसे अपदस्थ कर देता है और बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है। अब अलीवर्दी खां जो है वो नवाब परिवार से तो था नहीं, जो अभी पीछे हमारी डायनेस्टी चल रही थी, तो एक बिल्कुल अलग तरीके से ये सत्ता को हथियाता है गलत तरीके से। परंतु मुगल सत्ता इस समय इतनी क्षीण हो चुकी है कि वो इस बात का अपोज ही नहीं करती। और अलीवर्दी खां जो है वो उस समय वहाँ शाह रंगीला द्वितीय हुआ करते थे, उन्हें 2 करोड़ रुपए का नजराना भेंट करता है शाह रंगीला को और कहता है बोले सर हमारे जो हम गद्दी पर बैठे हैं उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, और वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब देखते हैं अलीवर्दी खां का टोटल शासनकाल कैसा रहा। तो अलीवर्दी खां के टाइम में ज़्यादातर ये मराठों से ही लड़ता रहा, मराठों से ही लड़ाई में इसके लगभग 15 साल निकल गए और मराठाओं से ये पराजित भी हुआ और चौथ देने की शर्त पर कई मराठाओं से समझौते भी हुए। दूसरा, इसके समय में एक उत्तराधिकार के लिए समस्या क्रिएट हो गई। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, बेसिकली 3 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी पुत्री का नाम घसीटी बेगम था, उससे छोटी बेटी जो थी वो पूर्णिया में शादी हुई थी और सबसे छोटी जो थी वो पटना में शादी हुई थी और उसके पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला। यही सिराजुद्दौला इसकी मृत्यु के बाद, चूंकि नाना का बहुत प्रिय था, तो गद्दी पर बैठता है। अब जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो सिराजुद्दौला के समक्ष 2 तरीके की समस्याएं इसे सामने करनी पड़ती हैं। पहला है इसे पारिवारिक समस्या और दूसरी है नवाब के दरबार में जो शक्तिशाली गुट थे उनकी समस्या। पारिवारिक समस्या क्या थी? अब हम देख चुके हैं कि अलीवर्दी खां के कोई संतान तो थी नहीं। जब संतान नहीं थी तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध स्वाभाविक था। पहले तो इसकी जो मौसी थी वो क्लेम कर रही थी कि हम नवाब की गद्दी पर बैठेंगे, घसीटी बेगम। दूसरी तरफ पूर्णिया में जो एक सूबेदार थे शौकत जंग, जो कि इसका मौसेरा भाई था, इसकी दूसरी मौसी का बेटा, वो भी वहाँ क्लेम कर रहा था। और तीसरी तरफ सिराज को तो इसके नाना ने कहा कि भाई ये नवाब बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके आगे जो परिवार की समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी। तो इसने इस चीज को खत्म करने के लिए 1756 में एक मनिहारी का युद्ध हुआ और ये जो मनिहारी का ऑपरेशन था बेसिकली किसके खिलाफ था? शौकत जंग, पूर्णिया के सूबेदार के। और मनिहारी के युद्ध में शौकत जहां मारा जाता है और इसमें इस तरीके से कुल मिलाकर इसकी एक समस्या तो सॉल्व हो जाती है। पर घसीटी बेगम अब भी इससे दूर हैं। और दूसरी समस्या जो जगत सेठ है, अमीचंद है, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर, ये जो शक्तिशाली गुट था नवाब के दरबार का, ये अभी भी इसकी समस्या बना हुआ था। अब देखते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच समस्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच समस्याएं जब स्टार्ट होती हैं, नॉर्मली सब शासन कर रहा होता है, सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा होता है, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं कि कोलकाता में किलेबंदी शुरू कर देते हैं। इंग्लिश भी फ्रेंच शुरू कर देते हैं और फ्रेंच भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सिराजुद्दौला का ये पता चलता है, बोले भाई साहब आप यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, ये तो सब ठीक है, पर आप ये किले के मतलब चारों तरफ से घेर क्यों रहे हैं, इन पर तोपे क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, तो भाई सिराजुद्दौला अपनी जो टीम मेट्स हैं उन्हें भेजता है और कहता है कि भाई ये किलाबंदी वगैरह यहाँ नहीं होगी, ये किलाबंदी वगैरह को आप रोकिए। तो फ्रेंच तो मान जाते हैं, लेकिन इंग्लिश जो पावर्स थी वो अब भी अपोज कर रही होती हैं। अब इंग्लिश पावर क्यों अपोज कर रही होती हैं? उसके पीछे बेसिकली रीजन ये होता है कि जो हम साउथ में देखेंगे ना, इससे पहले जो हमारी वीडियोज आप देखेंगे उनमें कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं, वहां से वो जो इंग्लिश थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझने लगे थे। कारण ये था कि जो इंडियन आर्मीज थी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, उतनी ज़्यादा कैपेबल उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। और आम्बोर वगैरह के युद्ध में हम देख चुके हैं कि मात्र छोटी सी टुकड़ियों ने, जो यूरोपियन टुकड़ियाँ थीं, उन्होंने इंडियन राजाओं को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। तो अंग्रेज क्या थे कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, जो उन्हें साउथ में सफलताएं मिल रही थी, तो वो किलेबंदी करना रोकते नहीं हैं। दूसरा क्या होता है कि उसके दरबारी होते हैं सिराजुद्दौला के राजवल्लभ, उनके पुत्र होता है कृष्णदास, उसे एक न्यायदंड मिलता है, लेकिन न्यायदंड का पालन ना करते हुए राजवल्लभ का पुत्र ये जो कृष्णदास है वो भागकर अंग्रेजों के फोर्ट विलियम में चला जाता है और अंग्रेज उसे वहां पर शरण दे देते हैं। तो पहली कंडीशन थी, जो परेशानी थी, वो थी कलकत्ता में किलेबंदी, और दूसरा था कि एक राजा अगर किसी को न्यायदंड दे रहा है और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति उसके क्षेत्र से भागकर एक
उसके राज्य क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी में अगर शरण ले लेता है तो कहीं ना कहीं ये एक राजा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि भाई एक कंपनी जो हमारे यहाँ छोटा सा व्यापार कर रही है और वो हमारे यहाँ के राजद्रोही को अपने यहाँ शरण दे रही है, तो वो चीज़ सिराजुद्दौला को भी खराब लगी। तीसरा था कि दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक क्या था, हम पढ़ चुके हैं कि फारूक शियार के द्वारा एक शाही फरमान जारी किया गया था अंग्रेजों के लिए। जब फारूक शियार बीमार था और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में उसके दरबार में एक अभियान जो था, एक दल जो था वो जाता है सिराजुद्दौला के दरबार में, सॉरी फारूक शियार के दरबार में, तो वहाँ से वो एक दस्तक या शाही फरमान जारी कराते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें 3,000 रुपये में बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का राइट मिल जाता है। 10,000 रुपये में उन्हें सूरत साइड मिल जाता है और फिर उन्हें बंगाल में कुछ ज़मीनें वगैरह भी मिल जाती हैं। तो वो उस दस्तक का बहुत गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे। अब वो गलत तरीके से क्या था कि दस्तक के तहत 3,000 रुपये देके वो पूरे बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार कर रहे थे, लेकिन उधर क्या था कि जो अंग्रेज टीम थी उनके जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट कर्मचारी थे, वो भी उस दस्तक का गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि मान लीजिए 3 पार्टी हैं, पार्टी 1 ये इंडियन है, ये इंडियन बिजनेसमैन हो और इधर रहे इंग्लिशमैन। अब चूंकि इंग्लिश को क्या है कि पूरे जो बंगाल क्षेत्र उसमें टैक्स फ्री व्यापार करने का राइट है, इंडियन बिजनेसमैन पे टैक्स लगता था, तो इंडियन बिजनेसमैन क्या करते थे कि जो कच्चा माल लेते थे वो डायरेक्ट किससे लेते थे, बंगाल क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, और फिर वो यूरोप भेजते थे। इंडियन बिजनेसमैन ने कहा कि भाई इंग्लिश से कि आप चूंकि टैक्स फ्री व्यापार यहाँ कर सकते हैं तो क्यों ना आप हमें कच्चा माल लेके दीजिए और हम उसका जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो हम आपको देंगे और वो आप यूरोप भेज दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि जो टैक्स राजा को जाना था इंडियन बिजनेसमैन के द्वारा वो राजा तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो इस तरीके से जो दस्तक का शाही फरमान था वो था तो यूरोपीय कंपनी के लिए, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति भी, इंग्लिश प्राइवेट व्यक्ति भी उसका दुरुपयोग कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो अंग्रेज थे वो भारतीय वस्तुओं पर भी अधिक टैक्स वसूल करने लगे। दूसरा, अंग्रेजों को ओवर कॉन्फिडेंस, जैसा मैं बता चुका हूँ कि जो फ्रेंच के खिलाफ मिल रहा था मद्रास और कर्नाटक क्षेत्र में, उसका वो यहाँ भी चाह रहे थे कि भाई अब हम यहाँ भी क्यों दबें, और अब तो दबने का कोई मतलब ही नहीं है, ये कमज़ोर अयोग्य शासक हैं और हम इन्हें जीत सकते हैं। उसी क्रम में क्या होता है कि अब सिराज का अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान शुरू हो जाता है, क्योंकि वो किलेबंदी तो रोक नहीं रहे। तो सिराजुद्दौला क्या करता है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला अंग्रेजों के विरुद्ध एक अभियान प्रारंभ कर देता है, और इसके तहत वो क्या करता है कि कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम किला है उसको कैप्चर कर लेता है। और कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले को कैप्चर करने के बाद पूरे कलकत्ता में इतना आतंक मचाता है कि अंग्रेजों को भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ अंग्रेज सिराजुद्दौला के हत्थे लग जाते हैं। वो उन्हें क्या करता है कि इनकी संख्या होती है 146, और इन्हें कैप्चर करके जो अपना कलकत्ते का फोर्ट विलियम किला है उसके एक कमरा जिसका साइज बताया जाता है 14x18 था, इसमें कैप्चर कर लेता है। अगले दिन पता चलता है कि दम घुटने से इसमें से लगभग 123 की मृत्यु हो गई और 23 अंग्रेज ही शेष बचे। इस घटना का जो जिक्र बताया जाता है वो एक अंग्रेज एक व्यक्ति था हॉलवेल, उसके द्वारा किया जाता है। हालांकि इस घटना की कोई प्रामाणिकता अभी भी नहीं है। तो इस घटना को जो कहते हैं वो ब्लैक होल की घटना कहते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि ब्लैक होल की घटना बेसिकली क्या थी। तो ब्लैक होल की घटना जो सिराजुद्दौला था जिसने 146 अंग्रेजों को किसमें बंद कर दिया था, फोर्ट विलियम के किले में बंद कर दिया था, और वहाँ जो 23 अंग्रेज जिंदा बच के निकले थे उनमें एक हॉलवेल भी था, और वो ये कह रहा था कि वहाँ सिराजुद्दौला ने इतने गलत तरीके से 14x18 के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद किया था कि उनकी दम घटने से मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने भी, जो यूरोपियन मीडिया थी, यूरोपीय देश थे, वहाँ भी अंग्रेजों के साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार को उन्होंने गलत तरीके से लिया। बोले एक इंडियन छोटा सा मतलब शासक है, वो किस तरीके से हम जैसे एक सुपीरियर रेस को एक गलत तरीके से ट्रीट करता है। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सिराजुद्दौला से बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे, और वो चाहते थे, बोले भाई थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर रहे हैं बट अब हम चाहते हैं कि अब पंगा हो ही जाए। उसी क्रम में जब ये ब्लैक होल की घटना घट जाती है और सिराजुद्दौला पूरे बंगाल को कैप्चर कर लेता है, तो खबर पहुंचती है मद्रास, और मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आर्मी और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में एक नेवी जो है वो कलकत्ता की तरफ भेज दी जाती है। बोले जाइए और फोर्ट विलियम फिर से कैप्चर कीजिए। मार्च 1757 तक अंग्रेज जो है वो कलकत्ता को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। अब चूंकि सिराजुद्दौला अभी 1756 में तो बना ही था, उतना ज़्यादा मैच्योर व्यक्ति नहीं था, एक स्टार्टिंग बंदा था, मतलब शुरू कर रहा था अपना कैरियर,
अब थोड़ा घबरा जाता है, बोले भाई इतनी स्ट्रांग आर्मी, नेवी भी उनकी बहुत ही स्ट्रांग है, घेरे पड़ी है पूरे बंगाल को, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता और वो कर लेता है अलीनगर की संधि। अब आपको ये जान लीजिए कि बेसिकली अलीनगर क्या है। देखिए, अलीनगर क्या था कि जब सिराजुद्दौला ने 1756 में कलकत्ता को कैप्चर किया था तो उसका नाम बदलकर उसने रख दिया अलीनगर। तो वास्तव में कलकत्ता ही अलीनगर है, ठीक है, कोई अलग से टर्म नहीं है कि अलीनगर कोई नई चीज़ पैदा हो गई हो। अलीनगर की संधि बेसिकली कलकत्ता की संधि है, लेकिन इसे हिस्ट्री में जो जाना जाता है वो अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि भाई अलीनगर की संधि क्या है। तो देखिए, अलीनगर की संधि अगर आपको मैचिंग में आ जाए तो ये 1757 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी, इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला। अब शर्तें क्या क्या थी, अंग्रेजों ने सारी शर्तें थोप दी जैसा कि वो हमेशा की तरह करते थे। उन्होंने कहा कि बोले आप जो शाही फरमान पे इतना दुख व्यक्त करते हैं कि भाई मात्र 3,000 रुपये दे के हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, बोले देखिए शाही फरमान पे दुख व्यक्त नहीं करेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी फारूक शाह द्वारा दिए गए शाही फरमान के अकॉर्डिंग ही कलकत्ता में व्यापार करेगी, आप इस पर सहमत हैं या नहीं है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बोले यस कबूल है। अगला था, बोले कलकत्ता के नवाब सिराजुद्दौला, आपने जो अभी यहाँ पर कलकत्ता पर 1756 में आक्रमण किया है उससे हमारी सेना को बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है, क्या आप 3 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। सिराजुद्दौला बोले भैया नया लौंडा था, बोले कबूल है साहब। बोले कलकत्ता में हमारी जो मिंट है, मतलब हमारे जो टकसाल हैं वो अपने सिक्के ढालेंगे, क्या आपको कबूल है। अब बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, क्या करे क्या ना करे, 1 साल अभी हुए ही थे और बंदे के सामने इतनी बड़ी समस्या थी, वो भी शर्त कबूल है। और चौथा, अंग्रेज हमेशा की तरह कहते थे, बोले भाई साहब ना तुम लड़ोगे अब हमसे ना हम तुमसे लड़ेंगे, लेकिन आप जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे हम फ्रांस से लड़ें, चाहे हम डचों से लड़ें, चाहे अगर हमारे यूरोप में कोई 7 ईयर वार शुरू हो रहा है और हम यहाँ फ्रेंच को पीट रहे हैं तो तुम नहीं बोलोगे, ये हमारे इंटरनल मैटर्स होंगे और है ना हम अपनी तरीके से ट्रीट करेंगे। सिराजुद्दौला बोले सर ये भी कबूल है। इस तरीके से 4 शर्त हो गई और सिराजुद्दौला ने सभी शर्तें कबूल है कबूल है कबूल है करके कबूल कर ली। तो ये थी बेसिकली अलीनगर की संधि। और इस संधि के तुरंत बाद ही जब उन्होंने कहा कि आप इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करोगे, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो फ्रेंच फैक्ट्री थी चंद्रनगर उस पर हमला कर दिया और इसके बाद वो चंद्रनगर को कैप्चर कर लेते हैं। और हम देखेंगे कि जो 3rd कर्नाटक बार है वो इसी की यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, इसी की उपज थी वो। अब देखते हैं कि प्लासी के युद्ध की क्या पृष्ठभूमि है। अब इतनी सब तो बकवासें हो गई, अब प्लासी का युद्ध कहाँ से निकल आया। तो प्लासी का युद्ध निकल आया, अब इतनी जब सब शर्तें अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला पर थोप दी तो उन्होंने क्या कहा कि अब लड़ने का बहाना चाहिए, वो एक ब्लैक होल की घटना हो गई। दूसरा क्या था कि इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह सिराजुद्दौला के मन में भी आ रहा था कि भाई ये कहीं ना कहीं जो फ्री में टैक्स कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो खराब तो उसे भी लगता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या आरोप लगाया कि आप सिराजुद्दौला आप फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हैं और ये हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है। अब चूंकि अलीनगर की संधि में हम ये बात साइन कर चुके हैं कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हो। दैट मीन्स अब क्या होगा, अब तो वार होगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगी। ठीक है, लड़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक क्या बोले, एक नेतृत्व में एक सेना भेज दी, किससे लड़ने के लिए, सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए। और 23 जून को 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है। अब वास्तव में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था या नहीं, देखिए कहा तो ये जाता है कि ये युद्ध सिर्फ पेपर्स पे ही है, बाकी रियल में ये युद्ध लड़ाई ही नहीं गया और वास्तव में ये अंग्रेजों की वास्तविक विजय नहीं थी। अब देखेंगे किस तरीके से ये अंग्रेजों की वास्तविक विजय नहीं थी। देखिए प्लासी के, अब हम सीधे चलते हैं, आप एज्यूम करिए प्लासी का बैटल ग्राउंड। प्लासी के बैटल ग्राउंड में 2 लीडर्स हैं, 2 टीमों में फाइट होनी है। एक टीम है सिराजुद्दौला की और दूसरी है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव की टीम में मात्र 3200 सिपाही हैं। कितने सिपाही हैं? 3200। और सिराजुद्दौला की टीम में 50,000 सिपाही हैं। कौन जीत जाएगा भैया, बताइए, आप खुद बताइए। सिराजुद्दौला जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला की टीम में जो खिलाड़ी थे वो 2 तरीके थे। एक तो थे शानदार क्रिकेट खेलने वाले ईमानदार प्लेयर और दूसरे थे मैच फिक्सिंग करने वाले। मैच फिक्सिंग को करने वाले कौन थे और ईमानदार कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन आपके पीसीएस वगैरह में बहुत बनता है कि जो वफादार सिपाही थे उनमें मीर मदान का नाम आता है और दूसरा था मोहनलाल, इनका नाम आता है। और ये युद्ध में ये दोनों मारे भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो धोखेबाज टीम थी उनमें था सबसे पहले जो 50,000 की सेना का सेना प्रमुख था मीर जाफर। ठीक है, जब जो जनरल ही है किसी आर्मी का, अगर वो दूसरे देश के साथ समझौता कर ले
ठीक है, तो फिर सेना क्या रिएक्ट करेगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी था कोलकाता का प्रभारी मनिकचंद, तीसरा था एक बैंकर जगत सेठ, एक व्यापारी का नाम था अमीचंद और इसकी मौसी घसीटी बेगम। तो एक बहुत बड़ी टीम जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव क्या कर लेता है, रॉबर्ट क्लाइव इस टीम को अपनी तरफ मिला लेता है। अब एक 50,000 की सेना का जनरल ही अगर रॉबर्ट क्लाइव की टीम में चला गया तो क्या संभावना है सिराजुद्दौला की। जब सिराजुद्दौला ये स्थिति देखता है तो वो युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है और युद्ध क्षेत्र से भागकर वो पहले तो पहुंचता है मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से चला जाता है पटना अपनी वाइफ के साथ। लेकिन पटना में क्या है कि मीर जाफर का पुत्र उसकी हत्या कर देता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कोलकाता को मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाकर कैप्चर कर लिया और उसे वादा किया कि हम तुम्हें क्या बनाएंगे, कोलकाता का नवाब बनाएंगे। अब वादा तो उन्होंने कर लिया और भाई मीर जाफर ने निभाया भी, जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। मीर जाफर ने निभा दिया। अब बदले में क्या डीलिंग हुई अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऐसा है, आप हमें जो 3 लाख रुपए हैं 3 लाख रुपए दो और 24 परगना की जिम्मेदारी दो। तो मीर जाफर ने कहा ओके बॉस, तुमने हमें जब कलकत्ता का नवाब बनाया है तो इतना तो बनता ही है। तो 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी और 3 लाख रुपए दिए। अंग्रेजों ने कहा बोले मिर्जापुर जो मीर जाफर का दरबार था उसमें उसने एक, मिर्जापुर नहीं है मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर के दरबार में एक उन्होंने इंग्लिश रेजिडेंट भी नियुक्त किया। बोले भाई हमारा एक प्रतिनिधि रहेगा आपके दरबार में जो आपके फालतू में बकवास तो कोई नहीं करेगा, बस चुपचाप देखता रहेगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसका आपसे कोई आपके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी शर्त हम मंजूर करते हैं, भाई नवाब बनाया है आपने हमें। तो ल्यूक स्क्राफ्टन नाम का जो व्यक्ति था वो अंग्रेजों ने मीर जाफर के दरबार में नियुक्त किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने प्लासी का एक बहुत ही छोटे से युद्ध में ही, जो बड़ा रूप नहीं ले सका, बंगाल को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्लासी का युद्ध। अब इसके बाद बक्सर का युद्ध होगा और इस तरीके से बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज लगभग पूरे बंगाल पर अपना डोमिनेंस कर लेंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से बक्सर का युद्ध लड़ा गया और ये वास्तव में अंग्रेजी शासन के लिए बंगाल में एक संस्थापक की भूमिका में रहा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं और पूरे मंथ के मैं एक करंट अफेयर आपको एक बढ़िया मैगजीन से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देखें। जय हिंद।